मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, जो बातें दिमाग में रख कर के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है कि आपका टारगेट अगर टीचर बनने का है, तो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के अगर स्ट्रेस हो जाएँगे, तो आपका टारगेट आपसे पीछे छूट जाएगा। बिकॉज़ आपका टारगेट तो है सामने वाले को चीज़ें समझाना, सामने वाले के ब्रेन को आपको गुड कंटेंट आपको सप्लाई करना है। यू आर टीचर, यू हैव टू डिलीवर द सेम कंटेंट और वही कंटेंट जो आप सामने वाले को पढ़ाना चाहते हैं, उसी में से कुछ पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगर आप एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेस में हैं, इसका मतलब आप अपने प्रोफ़ेशन को लेकर के या अपने ड्रीम को लेकर के ईमानदार नहीं हैं। तो थोड़ा-सा जितना भी कंटेंट आता है, नहीं भी आता है, तो उसको ईमानदारी से प्रिपेयर करिए, बिकॉज़ इन फ्यूचर आपको सेम चीज़ें ही यूज़ करनी है। जिस प्रोफ़ेशन में आप जा रहे हो, इस प्रोफ़ेशन में प्रिपरेशन से आप नहीं बच सकते। आप अपने सब्जेक्ट से नहीं बच सकते और अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव अप्रोच तो स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सरकारी टीचर। केवीएस इंटरेक्शन की सीरीज़ में इस बार हम लेकर आए हैं टीजीटी साइंस के एक ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सेम ईयर उन्होंने केवीएस और सीटीटी दोनों क्वालिफाई किया और आज वो हैं एक टीजीटी साइंस के। तो आज हम इंटरेक्ट करेंगे हमारे गेस्ट अशोक कुशवाहा से। हेलो अशोक, वेलकम टू अवर चैनल सरकारी टीचर। हाउ आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड। ओके अशोक, दैट्स स्टार्ट ग्रेट। करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। हम श्योर केवीएस सर। इंटरेक्शन सीरीज में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में, फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज एंड द प्रोफेशनल लाइफ। ओके। सो एकेडमिक जर्नी सर, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो गांव में ही एक शिशु मंदिर से हुआ एंड आफ्टर दैट आई वाज लकी एनफ टू गेट एडमिशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय. So I have completed my secondary schooling up to higher secondary, it's class 6 to 12 from Jawahar Navodaya Vidyalaya in Satna district. And ओके after that, I got admission in Regional Institute of Education. And from there, I have completed my BSc BEd. And that's my final qualification till now. एंड देन प्रोफेशनल लाइफ। Professional life, okay, so after completing the BSc BEd from Regional Institute of Education, I opted for campus placements and I got selected in one of the schools in Chhattisgarh. And I was pursuing there as PGT Science in Sadhuram Vidya Mandir. It is in Surajpur district of Chhattisgarh. And from there itself, I applied for the KVS and I gave the exam, cleared the interview. And from there itself, I came here. So currently, I am in Kendriya Vidyalaya Baka in Bihar. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मींस यू हैव कंप्लीटेड 1 year of experience in private school, then you have Yes, joined approximately KVS. 1 year. Yes, sir. Nice, nice. We are sharing number of experiences because every person has different experience, उनका different background है, different challenges है। तो उसी तरीके से हम एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर्स के एक्सपीरियंसेस आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसी में से एक जो हमारे खास मेहमान हैं, उनका है अशोक का इंटरव्यू, जिन्होंने केवीएस के रिटन एग्जाम में 88 एंड 52 इन इंटरव्यू। दैट इज वेरी हैंडसम स्कोर। कैसे, मतलब इतना स्कोर कैसे मैनेज किया? एकदम बैलेंस्ड स्कोर है ये। नहीं तो स्कोर कहाँ से बैलेंस सर, 86 84 जब कट ऑफ जाता है तो उसमें 88 कोई बड़ा हैंडसम स्कोर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट हाँ बट थोड़ा सा। रिटर्न एंड इंटरव्यू बोथ यू मेंटेन जस्ट अच्छा। बैलेंस्ड वन। हाँ तो इंटरव्यू के लिए देखिए सर, उसमें तो बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं और मैं तो बोलूँगा कि हाँ, 1 साल जो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसका काफ़ी कुछ एक हेल्प मिला, जो भी इंटरव्यू पैनल को फेस करने को लेकर के है या जो भी जो डेमो अपना प्रेज़ेंट करने का था, उसके लिए जो हमारी प्रिपरेशन थी। तो अगर आप कंटीन्यूअसली कहीं पर वही काम सेम कर रहे हो और सेम चीज़ आपको फिर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर परफ़ॉर्म करनी हो, तो आई थिंक इट बिकम्स ईज़ी। So I'm thankful to my past 1 year private school also for providing me enough content to present in the interview panel. और रिटर्न का तो ठीक है सर, रिटर्न तो फिर अपना अपना है। मींस उसमें भी कुछ प्रिपरेशन के लिए स्पेशल आपने कुछ तैयारी की हो?
नहीं सर, स्पेशल तैयारी मेरी तरफ से तो कोई सी नहीं थी। एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद हो गया कैंपस प्लेसमेंट से डायरेक्ट स्कूल में चले गए थे। और स्कूल में जाने के बाद कहने के लिए तो हाँ, बहुत टाइम होता है टीचिंग प्रोफेशन में कि आप उसके साथ अदर तैयारियां कर सकते हैं। बट अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो ईमानदारी से इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। और वो फिर उसके तो बाद अपनी पर्सनल स्पेस भी कुछ होती है। इवनिंग में हम स्पोर्ट्स भी करना है, गेम्स भी खेलना है, चार लोगों से बातें भी करनी है। तो उतना माहौल नहीं मिल पाया। हालांकि प्रिपरेशन को लेकर के मेरा फंडा एक स्टार्टिंग से ही क्लियर रहा है कि अपने जो बेसिक्स हैं, जैसे ड्यूरिंग द हाँ। ग्रेजुएशन इटसेल्फ, या फिर और पहले से बात करें तो ड्यूरिंग द स्कूलिंग इटसेल्फ, अपना जो हम मेन यस। सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं ना, उस मेन सब्जेक्ट को हम एटलीस्ट इतना कैपेसिटी तो रखें कि अगर कहीं दो चार क्वेश्चन उसके सॉल्व करने पड़े तो हम अटके नहीं, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी लेवल की तैयारी रहे, बट थोड़ा बहुत तैयारी हाँ। वहीं से स्टार्ट होती है। और अगर हमारा बेसिक्स स्ट्रांग है तो हमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा, स्कूल में भी चूंकि टीचिंग ही कर रहे थे, तो एनसीईआरटी पूरा 6 to 10 तक का टच में था। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स मेरा, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन और जो मेरा हायर सेकेंडरी स्कूलिंग था, वहाँ पर मेरा थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग था, उसका बेनिफिट मिला है। और स्पेशल प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं था। स्कूल में ही हम, मेरे जैसे ही दो चार लोग और थे जो केवीएस और सीटेट का एग्जाम दे रहे थे, तो हम लोग का आपस में ग्रुप हुआ करता था। तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, मैं साइंस वाला हो गया, कुछ मैथ्स वाले थे, इंग्लिश वाले थे। तो अपने जो पर्सनल डाउट्स होते थे हम लोग साथ में बैठ करके क्लियर किया करते थे। तो डेली हाफ एन आवर से लेकर के 1 घंटे तक हम लोग ऐसे टाइम साथ में शेयर करते थे आफ्टर स्कूलिंग। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और केवीएस में तो हालांकि उस स्कूल के ग्रुप में से मैं ही हूँ, बट सीटेट सभी का क्लियर हुआ है सर, मेरे साथ जितने लोगों मीन्स ने दिया था उस स्कूल से। ग्रुप डिस्कशन, या कंसिस्टेंसी इन स्टडी, ये सब आपको इसका एडवांटेज मिला। बिल्कुल सर। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट स्कूल में आपने 1 साल वर्क किया और केबीएस में वर्क कर रहे हैं, तो इन दोनों की वर्किंग स्टाइल में जो आपको डिफरेंस मिला वो क्या देखने को मिला? सर, वर्किंग स्टाइल में भी डिफरेंस है, और अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं। और मज़ेदार बात ये बताऊंगा सर मैं आपको कि मेरे एक्सपीरियंस मिक्स्ड हैं। कुछ ओके। ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं प्राइवेट स्कूल्स को मतलब बहुत प्रेज करता हूँ, और उन चीज़ों का कंपैरिजन मैं गवर्नमेंट स्कूल से करके चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट में है वो गवर्नमेंट में हों, है ना। मेन लाइक चीज उनका जो जो है वर्क सर कि कल्चर है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो दूसरी चीज़ें हैं अदर देन योर करिकुलम एंड सिलेबस, जो एक्स्ट्रा ऑफिस वर्क्स होते हैं, उन सब के लिए उतना ज़्यादा बिजी नहीं रखा जाता टीचर्स को। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे कि आप भी तो पढ़ा ही रहे हैं 1 ईयर से, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इसको हाँ। कि जो ऑफिस वर्क्स होते हैं, लेटर के रिप्लाईज देने हैं, ये सारी चीज़ें, डिपार्टमेंटल वर्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा जो टीचिंग टाइम होता है वो हैम्पर होता है। तो उस चीज़ को यस। कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैलेंस करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस अभी जारी है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं, बट ये भी तो काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे भी। बिल्कुल सर, हाँ, एक नई एक चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा सीखने को मिलती हैं, ये एक्स्ट्रा तो आई क्वालिटीज। एग्री, एग्री, एग्री। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि पैनल इंटरव्यू में क्या सिचुएशन है? मीन्स जब आप रूम में एंटर करते हैं और बाहर जाते हैं, वहां तक की पूरी सिचुएशन, पैनल में कौन कौन से लोग थे, आपको इंट्रोडक्शन तो नहीं पता होगा, मतलब कितने लोग थे, क्या जी, क्या जी। क्वेश्चंस वहां पर आपने फेस किए और उनका आंसर्स किस तरीके से दिया, ये सब थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल सर। पैनल इंटरव्यू ऑब्वियसली थोड़ा-सा नर्वस करने वाला होता है, और स्वाभाविक सा है, मैं भी उस दिन नर्वस था। रूम में एंटर करते ही, है ना, अपना डॉक्यूमेंट्स का फाइल लेकर के रूम में एंटर किया, सबको विश किया, जाकर के चेयर में बैठा। उसके बाद हो गया बेसिक स्टार्टिंग हुआ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। दो इट वाज इन इंग्लिश, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन हिंदी में कर पा रहा हूँ इफेक्टिवली। अच्छा, कहाँ से आए हो, और स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग उन्होंने भी ऐसे ही बेसिक पूछा जैसे आपने स्टार्ट की है। और उसके जी। बाद जो उनका ट्रिकी क्वेश्चन था, जो मुझे लगा, बाद में मैंने इसको फील किया, ऑब्जर्व किया, कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही मेरे से पूछ लिए थे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपके इस सब्जेक्ट में फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, आप क्या तैयार करके आए हैं। और उसके बाद हालांकि पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे,
वो अदर देन दोज टॉपिक्स थे जो मैंने उनको अपना फेवरेट टॉपिक या जो मैंने अपना प्रिपेयर किया हुआ टॉपिक उनको बताया हुआ था। तो ये अच्छा, एक जस्ट तरीके से अकॉर्डिंग। थोड़ा-सा मुझे ट्रिकी लगा कि उन्होंने जो-जो मुझसे पूछ लिया कि ये मेरा फेवरेट है, तो उसके बाद उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया हाँ, पीरियोडिसिटी मेरा थोड़ा-सा अच्छा लगता है केमिस्ट्री में, उसके बाद ऑर्गेनिक मेरा ठीक है। और इस तरीके से मैंने उनको जो भी बताया तो केमिस्ट्री में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बायोलॉजी में भी उन्होंने पूछा क्या है, तो मैंने बोला ठीक है जेनेटिक्स थोड़ा-सा ठीक है और ऐसा, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हुए। हालाँकि ये क्वेश्चन्स तो बाद में आए, ये सब पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पहले ही पूछा कि डेमो क्या दोगे? कुछ प्रिपेयर किया है? मैंने बोला यस सर। तो दे ऑफर्ड मी द चॉक एंड आस्क्ड मी टू प्रेजेंट। सो ब्लैक बोर्ड में गया और तो उसको लेकर के भी मेरे मन में जो अपने पर्सनल थॉट्स थे वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि मैंने अपने मन में ये चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि इंटरव्यू में आप जो भी डेमो लेकर के जाओगे, तो ये तो बनी-सी बात है कि आपके उस टॉपिक में से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यस। अगर उनको पूछना ही होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो कुछ डीपर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप जो प्रिपेयर करके गए हो उसका आंसर तो आप दे दोगे ये सबको पता है। तो मैं उस प्रिपरेशन में था कि ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि किस टॉपिक पर डेमो प्रेजेंट किया जाए, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था और मैंने काफ़ी सोच समझ करके ना एक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक चूज़ किया था। बिकॉज़ आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि अगर ये प्लांट से रिलेटेड या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछेंगे तो इन दोनों ही टॉपिक्स में मुझे थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस है। और मैं एनिमल्स को लेना चाहता था, एनिमल से रिलेटेड कोई टॉपिक। बट मुझे एनिमल क्लासिफिकेशन से थोड़ा-सा डर सा लगता है। एक्चुअली वहाँ पर इतने सारे फाइलम, इतने सारे क्लासेस, वहाँ पर तो उनको रिमेंबर करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको लेकर के गया और एक भी क्वेश्चन हुआ तो मैं वहाँ पर फँस सकता हूँ। इसलिए मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का टॉपिक चूज़ किया और उसको मैंने स्टार्ट किया। So basically, I started with the introduction and I was drawing the diagram of flower और मुझे कंप्लीट भी नहीं करने दिया गया और उसके बाद पीछे में से क्वेश्चंस आने लगे। अच्छा रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, तो इसको लेकर के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि जो ह्यूमंस में अनबोर्न बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो मुझे पता था, मैंने बताया एमनियोसेंटेसिस करके एक प्रोसेस होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल है या फीमेल। और यहाँ से फिर वो लोग डायरेक्ट इंटर हो गए एथिकल क्वेश्चंस में कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और हमारी सोसाइटी में तो ऐसा ही होता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल गर्ल चाइल्ड, मदर या फादर, तो फिर ब्लेम किसको करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस हुए। एक लाइट डिस्कशन था। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री के साथ में। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जो उस करंट सिचुएशन में उस टाइम पे अचानक से मेरा दिमाग थोड़ा-सा नर्वस तो था ही और क्वेश्चन सामने देख कर के मैं थोड़ा-सा हड़बड़ा भी गया। तो उनका क्वेश्चन था कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। उन्होंने पूछा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया। बट सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट में बहुत क्लोज रिलेशन है। तो इसमें उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की कि आप ये बताइए कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट का बताया, वो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? या आपने जो सब्स्टिट्यूशन का डेफिनिशन बताया, वो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? तो अब उसको लेकर के थोड़ा-सा पहले तो मतलब वहाँ पर थोड़ा-सा एक ब्रेक हो गया मेरा फ्लो। तो थोड़ा-सा पॉज़ लेने के बाद थोड़ा-सा एक बार मैंने सॉरी भी बोला कि सॉरी का मतलब एकदम क्लियरली तो नहीं पता है, लेकिन शायद इसका ऐसा हो सकता है। और आई गेस मैंने वो शायद के बाद जो चीज़ें बोली तो वो शायद सही थी और उनको कन्विंसिंग लगी। और केमिस्ट्री के बाद फिर यहीं पर उन्होंने मतलब पैनल में 4 लोग थे टोटल, 1 फीमेल थी। तो ये जो इसके पहले बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था फीमेल फेटिसाइड वाला, ये उनकी तरफ से था और बाकी 3 लोगों में से जो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा है, ये उन दोनों की तरफ से है। तो मैंने अज़्यूम किया कि इसमें एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, एक फिजिक्स एक्सपर्ट है और वो मैडम बायोलॉजी की एक्सपर्ट थी। तो फिजिक्स का क्वेश्चन जब आता है तो उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा, दोनों का डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों मैंने बता दिया। उसके बाद उनके बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस वो भी मैं बता ही रहा था और डिफरेंसेस में वन बाय वन आई वाज टेलिंग। सो उसमें जो भी चीजें हैं उन्होंने खुद से ही प्रॉम्प्ट किया कि ये नहीं होता क्या, इसके बीच में डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं होता क्या, तो ये ग्रेविटेशनल और ये सेम कैसे हैं और ये डिफरेंस कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। तो अभी तक तो बहुत कुछ एकदम सही जा रहा था। और इसके बाद जो फोर्थ मेंबर थे पैनल के, आई थिंक वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ज्यादा पूछे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैनल में जो 4 स्पेशलिस्ट थे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और एक जीके और करंट अफेयर्स को लेकर के एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे।
तो उन्होंने 2 क्वेश्चंस मुझसे मेरे ही बायोडाटा के अकॉर्डिंग पूछे। इसका मतलब उन्होंने काफ़ी ऑब्ज़र्व किए मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद क्वेश्चंस फ्रेम किए। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप भोपाल से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ? मैंने बोला यस सर। बोले भोपाल के पास में कोई एक ऐसा प्लेस है जिसका फ़ोटो करेंसी नोट्स में आता है। तो ओके। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यस आई नो द आंसर। मैंने बोला यस हाँ। सर, सांची का स्तूप। और उसके बाद यस। उनका क्वेश्चन था कि अच्छा ये सांची का स्तूप कहाँ है? So it may be a tricky question for some people who are not aware about the place कि सांची जो है भोपाल के पास में है, वहाँ पहुँचने के लिए विदिशा का रेलवे स्टेशन यूज़ करते हैं, बट वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैंने उनको बताया ओके। कि सर ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, तो बोले अभी तो आप बोल रहे हो भोपाल में है। मैंने बोला नहीं सर, भोपाल से नियर बाई है, विदिशा स्टेशन लगता है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन था दूसरा कि ये किस नोट में है? तो मैंने बोला सर ये तो नहीं ऑब्जर्व किया कौन से नोट में है। तो उन्होंने ही बोला कि पॉकेट में वॉलेट है। मैंने बोला हाँ सर। बोले निकाल के चेक करो। मैंने बोला सर अब क्या पता मेरे पास सारे नोट्स हैं कि नहीं करके। तो मैंने बोला हाँ सर होगा। तो बोले 200 का नोट चेक करना। मैंने बोला ओके सर। तो इसका भी आंसर उन्होंने ही बताया काफी लाइट नोट पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी मेरे बायोडेटा से ही था कि मेरा बर्थ प्लेस जो है मतलब नेटिव प्लेस है वो सतना है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप जहाँ से आते हैं सतना से, वहाँ से एक पॉलिटिशियन हुए हैं, बहुत फेमस थे और अपने टाइम में वो एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैंने उनसे यही बोला जो रियलिटी है कि सर मतलब फैमिली में भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में किसी का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं और बचपन से ही गांव मोहल्ला और इस सब से अपना कोई ज्यादा तालमेल रहा नहीं है और पॉलिटिक्स की तरफ जानकारी कम है मेरी। तो अभी का करंट का थोड़ा बहुत तो बता भी सकता हूँ पीएम सीएम, बट वो अब अपने टाइम के कब के हैं मुझे नहीं पता सर। तो पिछला मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गलत बात है, आपको पता होना चाहिए, आपके एरिया से कोई इतना बड़ा लीडर निकला है, आपको पता होना चाहिए। मैं बोला सॉरी सर आई डोंट नो। तो फिर उन्होंने पूछा कि अर्जुन सिंह को जानते हो? मैंने बोला यस सर अर्जुन सिंह को सुना है नाम मैंने, वो सीएम भी रह चुके हैं एमपी के। तो उन्होंने ही बताया कि ये अपने एचआरडी मिनिस्टर भी थे और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है हर एक चीज में। तो ये चीजें उन्होंने मुझे एडवाइस की कि अपने आसपास के बारे में अपने प्लेस के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना है। और हो गया बस इतना ही था इस वहां का पर। जैसा कि आपने बताया कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस हुए, वहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। मेरा भी यही क्वेश्चन है। सर एक्चुअली ईमानदारी से बोले तो स्टार्टिंग से ये डिसीजन नहीं था और मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी का होता होगा राइट फ्रॉम आफ्टर क्लास 10th की हाँ मुझे ये चीज करके नहीं, टीचर बनना ये है। गलत हो सकता है, कुछ है कुछ ना? लोगों तो का बाय बर्थ हाँ हो सकता रहता है है। बट मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं था मेरा भी। और 10th के बाद अपन ने खुशी खुशी बायोलॉजी ली थी कि डॉक्टर बनेंगे। बट हो गया सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो नहीं पाया और कोचिंग के लिए अपन हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो डिसाइड ऐसा किया गया कि रीजनल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ गया है तो एडमिशन ले लेते हैं, बाकी प्रिपरेशन बाद में देखी जाएगी। सो ऑनेस्टली सेइंग कि एक गुड एक्सीडेंट था मेरे साथ कि रीजनल का फॉर्म भरना और उसमें सिलेक्शन हो जाना। इट वाज कंप्लीटली एक्सीडेंटल। फॉर्म भर दिया था, एग्जाम दे दिया था, उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था। एग्जाम में रिजल्ट में आ गया तो पहुंच गए अपन एडमिशन लेकर के। और इस चीज का टीचिंग करना ही है इसका कंफर्मेशन फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। बट इसने 2-3 महीने लिए। है ना? जब अपन 5 सितंबर का डे है जिस दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि जो नीट वाली बुक्स हैं उनको साइड में रख देना है और अब टीचिंग के लिए ही फोकस करना है। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया था कॉलेज में ही और ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा टीचर्स डे में ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन था। और उस दिन वहां पर बैठे बैठे होकर मन में ऐसे ही थॉट्स आए कि जो चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है सामने, उस चीज के पीछे अपन भाग रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसे देकर के कोचिंग कर रहे हैं और टीचिंग की फील्ड के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा कैच किया जाए और इसी में अपना करियर सोचा जाए। तो उसके बाद से आज भी मेरे जो बुक्स है नीट प्रिपरेशन के वो मेरे एक बक्से में पैक है घर पे और उनको दोबारा मैंने नहीं ओपन किया। और वहीं से डिसाइडेड हो गया था कि जैसा भी बनेंगे अच्छा गंदा लेकिन बनेंगे टीचर ही। तो वही चीज है कि फिर दिमाग में फिर ये चीज मेडिकल वाला हट ही गया पूरी तरीके से। हालांकि अभी भी कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि यार जो सोच के लिए थे वो सपना था एक, लेकिन हो गया कुछ सपने सपने ही रहे तो ज्यादा अच्छे होते हैं और जहाँ हकीकत में है वो ज्यादा बेहतर है।
बहुत अच्छी बात है। एट द एंड अशोक, मेरा मैं लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करने के लिए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। ओके। सो मैं इसमें अब किसी को अभी फ़िलहाल गाइड करने की कंडीशन में या किसी और को मोटिवेशन देने की कंडीशन में तो अपने आप को नहीं समझता। बट मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, जो बातें दिमाग में रख कर के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है कि आपका टारगेट अगर टीचर बनने का है, तो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के अगर स्ट्रेस हो जाएँगे, तो आपका टारगेट आपसे पीछे छूट जाएगा। बिकॉज़ आपका टारगेट जो है सामने वाले को चीज़ें समझाना, सामने वाले के ब्रेन को आपको गुड कंटेंट आपको सप्लाई करना है। यू आर टीचर, यू हैव टू डिलीवर द सेम कंटेंट और वही कंटेंट जो आप सामने वाले को पढ़ाना चाहते हैं, उसी में से कुछ पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो अगर आप एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेस में हैं, इसका मतलब आप अपने प्रोफ़ेशन को लेकर के या अपने ड्रीम को लेकर के ईमानदार नहीं हैं। तो थोड़ा-सा जितना भी कंटेंट आता है, नहीं भी आता है, तो उसको ईमानदारी से प्रिपेयर करिए, बिकॉज़ इन फ्यूचर आपको सेम चीज़ें ही यूज़ करनी है। जिस प्रोफ़ेशन में आप जा रहे हो, इस प्रोफ़ेशन में प्रिपरेशन से आप नहीं बच सकते। आप अपने सब्जेक्ट से नहीं बच सकते और अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मतलब आई थिंक। और सब्जेक्टिव अप्रोच तो स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप हाई लेवल का फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़िए या कोई यूपीएससी लेवल की तैयारी करिए, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको अपने लिए भी क्लियर रखिए, ताकि आप आगे आने वालों के लिए भी उनको क्लियरली समझा पाएँगे, तो उनका भी बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, रीज़निंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स, बट आपको ये चीज़ श्योर रखनी है दिमाग में कि रीज़निंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रीज़निंग पे मैंने स्पेशल फ़ोकस किया था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और वो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। उसके कई सारे रीज़न्स हैं, कई सारे एडवांटेजेज़ हैं। रीज़निंग सबसे पहला तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट एक कंपोनेंट मिल जाएगा एग्ज़ाम का, क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें रीज़निंग होगी। सभी दूसरी सभी चीज़ सभी दूसरी चीज़ जब हम रीज़निंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एट द सेम टाइम वी अप्लाई मोर देन वन कॉन्सेप्ट्स। हम बहुत सारा मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लगा करके हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार इस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा हाथ बैठ गया, तो हम कोई कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी जिसका आंसर हमको नहीं पता, उसमें भी हम लेफ्ट राइट जाकर के कोई ना कोई क्लू निकाल करके आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है ना, रीजनिंग और मैथमेटिक्स सॉल्व करने से हमारी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो जो कहीं न कहीं आगे चल के एक जो तुक्का लगाने में भी हेल्प करता है। उसको अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाते हैं, तो उसको आप पढ़ा-लिखा तुक्का भी बोल सकते हैं। तो जो रीज़निंग है, मैथमेटिक्स है ना? इनको भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना है और तुक्के भी लगाने हैं पढ़े-लिखे। और सब्जेक्टिव जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पर तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए मेरी तरफ से। बाकी ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अशोक, दिस इज़ वेरी नाइस टॉक टू यू। अ, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये पोज़ीशन गेन की है। यहीं पर हम सेशन अपना एंड करते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। आई होप मेरा और अशोक का इंटरेक्शन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। एट द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, लाइक, शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।